कोरोना महामारी पर देश भर में राजनीति हो रही है। शुरुआत कांग्रेस ने की है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। ममता से लेकर उद्धव ठाकरे और लेफ्ट के तमाम नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन इस बैठक में कोरोना पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि मोदी को घेरने की रणनीति बनी। इस पूरे बैठक से जो बात निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक इन नेताओं ने मोदी का ही जाप किया है। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर चर्चा भी नहीं हुई। अब दूसरी तरफ विपक्षी दल जब कोरोना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना से राज्य का बुरा हाल है, जिसको लेकर बीजेपी ने शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। बीजेपी का आरोप है कि ये सरकार महाराष्ट्र में महामारी को नियंत्रण में करने में विफल रही। उधर बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर शिवसेना घिर गई है। शिवसेना ने एक ट्वीट में कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को सलाह देनी चाहिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। विरोध प्रदर्शन से लोग जमा होंगे और इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। वहीं शिवसेना पीएम मोदी के बयानों का भी हवाला दे रही है। शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते हैं कि वो एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ें, और बीजेपी की राज्य इकाई संकट को राजनीतिक रंग दे रही है। वहीं शिवसेना सामना के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधने में जुटी है। सामना में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के महामारी से निपटने के तरीके की तुलना केरल के मॉडल से करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की आलोचना की है। संपादकीय में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया है। केरल के मुख्यमंत्री केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना समय की बर्बादी है। हालांकि कोरोना पर राजनीति कांग्रेस ने ही शुरू की है और उसका साथ शिवसेना सहित विपक्ष के तमाम नेता दे रहे हैं। और जब बीजेपी कांग्रेस और उसके गठबंधन वाले राज्यों में कोरोना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो शिवसेना को ये राजनीति लग रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पतन की कहानी उस दिन ही शुरू हो गई थी जब दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद तो एमपी कांग्रेस का किला ही ढह गया। कमलनाथ को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और इतने दिनों बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सांची विधानसभा सीट के 200 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी में एंट्री करवाई है। बीजेपी की सदस्यता लेने वालों में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित सरपंच एवं प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। उधर सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद तिलमिलाई कांग्रेस ने अपने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं अब भी और भी कई बड़े कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर तो ये भी है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच दूरियां बढ़ गई है, जिसकी वजह से पार्टी का एमपी में बुरा हाल होता दिख रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले दिग्गी राजा और कमलनाथ के बीच की तकरार कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं कांग्रेस में मची भगदड़ से भी साफ हो गया है कि उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच जारी मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल से अभी भी नाराज हैं और उन्हें अभी भी इस बात का मलाल है कि आखिर राज्यपाल ने उन्हें एमएलसी मनोनीत क्यों नहीं किया। लिहाजा ठाकरे साहब राज्यपाल की बातों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और सीएम के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। हाल ही में राज्यपाल कोश्यारी ने राजभवन में कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों के संबंध में बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर सीएम उद्धव ठाकरे की जगह बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेरा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि ठाकरे की विफलता को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में
कोरोना से हालात दिनों दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार कोरोना रोकने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बीजेपी की मांग कितनी सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो महाराष्ट्र की स्थिति कोरोना से और खराब हो जाएगी। उधर बैठक में ठाकरे की अनुपस्थिति पर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे सीएम के तौर पर गंभीर नहीं है। पाटिल ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अभी जरूरतमंदों के लिए राहत पैकेजों की घोषणा करने की आवश्यकता है। सीएम केंद्र सरकार के राहत उपायों को लागू करने के बजाय उसी पर उंगली उठा रहे हैं। सीएम बनने के बाद से ही उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच खटपट जारी है, लेकिन कोरोना काल में भी उद्धव ठाकरे राज्यपाल से मुंह फुलाए बैठे हैं। ऐसे में इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात से बुरा हाल है। बीते दिनों पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी के साथ राज्य में प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन पीएम मोदी के बंगाल छोड़ते ही ममता ने अम्फान पर राजनीति शुरू कर दी। ममता बंगाल में तानाशाही पर उतर आई हैं। ममता बंगाल में राहत सामग्री बांटने पर राजनीति कर रही हैं। दीदी को वोट बैंक की ऐसी चिंता है कि तूफान प्रभावित इलाकों में वो सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जाने दे रही हैं। बीजेपी और दूसरे लोगों की एंट्री बंगाल पुलिस ने पूरी तरह बैन कर दी है, जिसके बाद अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता के शय पर बंगाल पुलिस ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को राज्य के चक्रवात प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले के कई इलाकों में जाने से रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। दिलीप घोष चक्रवात अम्फान प्रभावित इलाकों में शामिल कैनिंग और बासंती में राहत सामग्री लेकर जा रहे थे। तभी जिले के गराई इलाके के धलई पुल के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के नेता उन स्थानों पर जा रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं, पुलिस उन्हें नहीं रोक रही है। नियम केवल बीजेपी नेताओं के लिए बदलते हैं। घोष ने कहा कि यदि उन्हें प्रभावित इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार राहत पर राजनीति करना चाहती है तो उन्हें हमारे कार्यकर्ताओं से इसके जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे पहले घोष और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई और कार्यकर्ताओं ने घोष की गाड़ी को जाने देने के लिए पुलिस कर्मियों को धक्का दिया। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को चक्रवात अम्फान पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही हैं, लेकिन बंगाल में असली राजनीति ममता बनर्जी और टीएमसी ही कर रही है। सवाल है कि आखिर जब टीएमसी के कार्यकर्ता राहत सामग्री बांट सकते हैं तो बीजेपी के क्यों नहीं। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों पर घमासान जारी है। मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लिहाजा सीएम उद्धव ठाकरे निशाने पर हैं। आरोप लग रहे हैं कि अगर सरकार चाहती तो मजदूरों का पलायन रुक सकता था। उद्धव ठाकरे की नाकामियों की वजह से मजदूर दर दर भटक रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। योगी ने कहा कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को पैदल प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। योगी ने कहा कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। योगी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा है, जो पिछले दिनों योगी की तुलना हिटलर से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजदूरों को मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। इससे पहले भी महाराष्ट्र की चिंताजनक स्थिति को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के अलावा कुछ नहीं किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को मजबूरन पैदल ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा और संजय राउत सीएम योगी को हिटलर कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर तीखा पलटवार किया है। ऐसे में आगे से सीएम योगी पर आरोप लगाने से पहले संजय राउत अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है,
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। साधु संतों से लेकर पत्रकार तक कोई राज्य में सुरक्षित नहीं है। गुंडागर्दी और अपराध चरम पर है और उद्धव ठाकरे की पुलिस नाकाम है। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि नांदेड़ में लिंगायत समुदाय के साधु की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साधु का नाम रुद्र पशुपति महाराज बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि लिंगायत समाज के ही एक शख्स साईनाथ राम ने साधु की हत्या की है। साधु के अलावा पास के ही इलाके में एक और शख्स की हत्या हुई है, जिसे पुलिस आरोपी साईनाथ का साथी मान रही है। प्रदेश में हो रहे ऐसे जघन्य अपराध पर प्रदेश सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने घटना की निंदा की है, लेकिन सवाल है कि क्या निंदा करने से अपराध रुक जाएंगे। इससे पहले पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की भीड़ ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव सरकार की काफी आलोचना हुई थी। मामला देश भर में चर्चा का विषय बना था। हालांकि इस मामले में भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। उधर मामला सामने आने के बाद विपक्ष सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहा है कि क्या इसी दिन के लिए वो सीएम की कुर्सी पर बैठे थे कि महाराष्ट्र का हाल इतना बुरा होगा। कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, आपराधिक घटनाओं पर भी पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। कोरोना महामारी और प्रवासी मजदूरों पर राजनीति कर कांग्रेस 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस को यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती नहीं घुसने देना चाहती हैं। मायावती ये नहीं चाहती हैं कि मजदूरों पर राजनीति का सियासी लाभ कांग्रेस को मिले। लिहाजा कांग्रेस और बीएसपी जो कभी साथ चुनाव लड़ते थे, आज दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मायावती बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही हैं। मायावती के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हैं, लेकिन कांग्रेस को मायावती का बीजेपी प्रेम रास नहीं आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस अब बीजेपी और बीएसपी दोनों पर आरोप लगा रही है। प्रवासी श्रमिक और कामगारों के बाद कांग्रेस अब दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना चाहती है। न सिर्फ सरकार बल्कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भी कांग्रेस ने निशाने पर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राज्य संरक्षण में हमले बढ़े हैं। कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि लंबी लिस्ट है और ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वघोषित दलितों की नेता मायावती की चुप्पी क्या साबित करती है, वो दलित विरोधी बीजेपी सरकार के साथ हैं। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में दलितों वंचितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर मायावती क्यों नहीं बोलती हैं। कांग्रेस का बीजेपी और बीएसपी पर आरोप राजनीति से प्रेरित है। बीएसपी प्रमुख मायावती पिछले कई दिनों से कांग्रेस के खिलाफ हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा विपक्ष की बैठक को भी बहिष्कार किया था। इसके अलावा एमपी में होने वाले उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी पर बीजेपी को जिस तरह से पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा है, इससे भी कांग्रेस को अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।